आइए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको लाइब्रेरी। ठीक है, समझते हैं कैसे लाइब्रेरी के केस में कॉस्टिंग की जाती है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या लिखा है? अ क्लब रन्स अ लाइब्रेरी फॉर इट्स मेंबर्स। ठीक है, एज पार्ट ऑफ क्लब पॉलिसी एन एनुअल सब्सिडी ऑफ अप टू ₹5 पर मेंबर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बुक्स मे बी गिवन फ्रॉम द जनरल फंड ऑफ द क्लब। ठीक है भाई, तो मेंबर से अपन सब्सिडी लेते हैं एनुअली, कितना? ₹5 पर मेंबर। ठीक बात है, ये हमारी पॉलिसी है। द मैनेजमेंट ऑफ द क्लब हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फिगर्स फॉर इट्स लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या क्या गिवन है भाई? नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स कितने हैं? 5,000 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइब्रेरी मेंबर्स कितने हैं? 1,000 हैं। ठीक है, फिर लाइब्रेरी फी कितना है? 100 पर मेंबर पर मंथ। ठीक है, पर मेंबर पर मंथ। ठीक है, तो 5,000 मेंबर हैं क्लब के, और जो लाइब्रेरी के मेंबर हैं वो केवल 1,000 ही है। और लाइब्रेरी फ़ी कितने लेते हैं हम? सबसे 100 रुपये लेते हैं। ठीक बात है, तो लाइब्रेरी फीस बताइए किन से लेंगे? ओब्वियसली लाइब्रेरी वाले मेंबर्स से, है ना। ओके, फाइन फॉर लेट रिटर्न ऑफ बुक्स कितना है? ₹1 पर बुक पर डे। अगर एक बुक आपके लिए इशू हुई, वो आपने अगर एक दिन लेट दी तो आपको ₹1 का फाइन लगेगा, 2 दिन लेट दी तो ₹2 का लगेगा। ठीक है, अब फिर जितनी बुक्स ली होंगी उसके हिसाब से लगेगा, है ना। एक बुक एक दिन लेट देने का ₹1 फाइन है। ठीक है, आगे लिखा है एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रिटर्न लेट पर मंथ। 500 बुक्स क्या करी हैं इन्होंने? लेट रिटर्न करी हैं। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं देखा जाए तो कि आपने 500 बुक लेट करी, और कितने दिन करी ये भी दिया है। एवरेज नंबर ऑफ डेज ईच बुक इज रिटर्न लेट। तो 500 बुक लेट दी तो ₹1 के हिसाब से कितना रुपया हो गया? ₹500 का फाइन हो गया। और कितना लेट दिया आपने? तो एक दिन का फाइन हुआ, 5 दिन लेट दिया आपने, तो इंटू 5 मतलब ₹2500 तो फाइन के ही मिल जाएंगे इस लाइब्रेरी को, या यूँ कहो कि इस क्लब को। समझे आप बात? 500 बुक्स आपने क्या दी हैं? लेट दी हैं, तो हर बुक का ₹1, तो ₹500 हो गए। और कितने दिन लेट दी हैं? 5 दिन लेट दी हैं, तो एक दिन का ₹1 होता है, 5 दिन का तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 5 तो कितना? ₹2500 अपन क्या करने वाले हैं? फाइन के रूप में कलेक्ट करने वाले हैं, या किए हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना। सो आगे लिखा है नंबर ऑफ अवेलेबल ओल्ड बुक्स। ओल्ड बुक्स कितनी है भाई? 50,000 है। न्यू बुक अगर खरीदते हैं तो कॉस्ट कितनी आती है? 300 पर बुक। ठीक है, फिर नंबर ऑफ बुक परचेज्ड पर ईयर, कितनी बुक्स खरीदी हैं हर साल? 1200। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ओल्ड बुक पर ईयर, ₹10 है भाई। एक ओल्ड बुक को मेंटेन करने का खर्चा ₹10 है। ओके, आगे स्टाफ की डिटेल दी है। लाइब्रेरियन एक ही है, 10,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 3 हैं, ₹7,000 एक की सैलरी है पर मंथ की। क्लर्क एक ही है, 4,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स। कॉस्ट क्या है ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स? ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर निकालना है। ठीक बात है, और आगे चलते हैं, और क्या पूछा है? द कॉस्ट इनकर्ड पर मेंबर पर मंथ, द कॉस्ट इनकर्ड पर मेंबर पर मंथ ऑन द लाइब्रेरी एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स। ठीक है, बता देंगे कॉस्ट पर मेंबर पर मंथ। ठीक है, तो जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ हो जाएगी, और डिवाइड बाय मेंबर करोगे तो आपके पर मेंबर पर मंथ हो जाएगी वो, है ना। ओके, फिर क्या है? द नेट इनकम फ्रॉम द लाइब्रेरी पर ईयर। अच्छा, नेट इनकम भी निकाल ली है लाइब्रेरी की। ठीक है, कब? इफ द क्लब फॉलोज अ पॉलिसी दैट ऑल न्यू बुक्स मस्ट बी परचेज्ड आउट ऑफ लाइब्रेरी रेवेन्यू। ठीक है, क्लब
एक पॉलिसी फॉलो करता है कि यार जो भी न्यू बुक्स खरीदेंगे ना वो अपन लाइब्रेरी की रेवेन्यू या इनकम से ही खरीदेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जो बचेगा उसी से खरीद पाओगे ना आप, है ना। ओके, फिर क्या है, वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड पर ईयर। ठीक है, कितनी बुक्स हैं जो पर ईयर खरीदी जा सकती हैं ये भी बताना है। और हाउ मैनी एक्सेस बुक्स आर बीइंग परचेज्ड, कितनी एक्सेस बुक्स खरीदी जा रही हैं बाय द लाइब्रेरी पर ईयर। ऑल्सो कमेंट ऑन द सब्सिडी पॉलिसी ऑफ क्लब। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक एक पॉइंट पर आराम से डिस्कशन करते हैं, ठीक बात है। तो आ जाते हैं अपन सॉल्यूशन पर। ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर कौन सा, ये चल रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा था, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स। न्यू बुक्स को हटा दो, उसके बिना आपको बताना है कि लाइब्रेरी को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या है हर साल की। ठीक है, सुनिएगा फिर, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 1, और हेडिंग क्या डाल देता हूँ, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दी लाइब्रेरी पर ईयर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स, डन। अब देख लेते हैं अपन क्या करना है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका क्या, कौन सा खर्चा आ जाएगा आपका, स्टाफ की कॉस्ट सबसे पहले उठा लेते हैं, इजी है ना। सो स्टाफ कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएगी भाई, स्टाफ कॉस्ट कौन कौन सी है, एक तो लाइब्रेरियन है, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ लाइब्रेरियन, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ठीक है, और फिर एक है कौन, क्लर्क। चलो तो इनका कैलकुलेशन करते हैं, कितना कितना आ जाएगा भाई। लाइब्रेरियन कितना है, एक है 10,000 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी है, तो 10,000 इंटू 1 इंटू 12 कितना आ जाएगा ये, 1,20,000। ठीक है, ओके। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्या स्टेटस है भाई, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का स्टेटस क्या है, 3 है और 7,000 पर मंथ की सैलरी है, तो 7,000 और कितने लोग हैं, 3 लोग, तो ये तो होगा 1 महीने की सैलरी तीनों की मिलाकर, इंटू 12 महीने की कितनी होगी, निकल जाएगी। तो अपन ये निकाल देते हैं, 7,000 इंटू 3 इंटू 12, ये आ रहा है 2,52,000। ठीक है, ओके। क्लर्क का क्या स्टेटस है भाई, एक क्लर्क है, 4,000 के हिसाब से सैलरी है, तो 4,000 इंटू 1 और इंटू 12 महीने की कितनी होगी, 48,000। तो ये जो तीनों मिलाकर हो गई, ये तो हो गई आपकी स्टाफ कॉस्ट, डन। इनका टोटल करना चाहें तो अपन कर सकते हैं, और ऐसा कर देते हैं कि इसको अपन ना थोड़ा सा इधर रख देते हैं, ठीक है ना, और इनका टोटल अपन करके बाहर लिख देते हैं, 1,20,000 प्लस 2,52,000 प्लस 48,000, तो ये आ रहा है 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 तो आ गई हमारी स्टाफ की कॉस्ट, ठीक बात है। अब और आगे चलते हैं, और कौन सा खर्चा है भाई, अब बाकी सब चीज़ें यहाँ दी हैं, तो अपन आ जाते हैं, ये सब तो कॉस्ट नहीं है, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रिटर्न लेट ये भी नहीं है, अपन आ जाते हैं कहाँ पर, नंबर ऑफ, यहाँ पर तो कहीं पर भी कॉस्ट नहीं दी है। एक ओल्ड बुक्स को मेंटेन करना, हाँ ये देखो, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ओल्ड बुक पर ईयर 10 रुपये, इसके अलावा और कहीं खर्चा दिया ही नहीं, उसके अलावा तो बस रेवेन्यू से रिलेटेड डिटेल दी है। ठीक है,
तो 10 रुपये है ओल्ड बुक्स को मेंटेन करने की कॉस्ट। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड बुक्स। ओके, वो कितनी हो जाएगी बताइए, कितनी बुक्स हैं ओल्ड वाली, 50,000 हैं। ओके, 50,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 5 लाख। ओके, तो 5 लाख आपकी क्या हो गई, बुक्स मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इस हिसाब से मुझे बताइए टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ गई। टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी कितना आ गया बताइए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 9,20,000। कितना आसान है बताइए आप, केवल दो खर्चे ही तो हैं, एक स्टाफ की कॉस्ट और दूसरा ओल्ड बुक्स को मेंटेन करने का खर्चा। इसके अलावा कोई और कॉस्ट क्वेश्चन में दी नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपकी साल भर की मेंटेनेंस कॉस्ट निकल जाएगी, है ना, सिंपल है। ओके, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 यहाँ पर फिनिश हुई। अब देखो रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, कॉस्ट इनकर्ड पर मेंबर पर मंथ ऑन द लाइब्रेरी एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स। ठीक है, तो एक काम करेंगे कि ये जो खर्चा निकाला है ये साल भर का है, इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये पर मंथ में हो जाएगा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स करेंगे तो आपका पर मेंबर निकल जाएगा, है ना। सो यहाँ पर लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट नंबर 2। ठीक है, और क्या पूछा है उन्होंने, कॉस्ट इनकर्ड पर लाइब्रेरी मेंबर। देखो हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि लाइब्रेरी मेंबर या क्लब मेंबर, तो आप चाहो तो दोनों के लिए निकाल सकते हो। एक बार कॉस्ट इनकर्ड पर लाइब्रेरी मेंबर पर मंथ निकाल दो, एक बार कॉस्ट इनकर्ड पर मेंबर पर मंथ निकाल दो, मतलब पूरे मेंबर्स के हिसाब से भी निकाल दो, चलेगा, है ना। मैं तो अभी यहाँ पर लाइब्रेरी मेंबर के लिए निकाल रहा हूँ, दोनों निकाले होंगे उन्होंने, है ना। सो कॉस्ट इनकर्ड पर लाइब्रेरी मेंबर और पर मंथ, ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए आप मुझे, 9,20,000 था ना खर्चा, हाँ ये तो अपने पास यहीं रखा हुआ है। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर 9,00,000, इसका कैलकुलेशन नीचे कर देता हूँ, 9,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ, तो ये एक मंथ का हो गया, तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, कॉस्ट पर मंथ। कितना आ जाएगा ये, 9,20,000 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा आपका 76,666.66, है ना, तो 67 लिख दे रहा हूँ, डन। फिर अगर मैं बोलूँ कि कॉस्ट पर मंथ पर मेंबर, तो मेंबर्स कितने हैं बता दीजिए मुझे आप, मेंबर्स 1,000 है, तो 7666 इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं और डिवाइड बाय कर देता हूँ 1,000, ठीक है, यहाँ 67 कर देता हूँ। तो बताइए मुझे कितना आएगा, बस डिवाइड बाय 1,000 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 76.66, है ना, 76.66 है तो 67 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल मेंबर के हिसाब से भी निकाल दें तो वो भी निकल जाएगा, है ना, वो भी लिख देता हूँ। देखो कॉस्ट पर क्लब मेंबर पर मंथ, ठीक है, वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी बताओ भाई, कुछ नहीं, ऐसा कर देते हैं 9,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ करा तो एक महीने की निकल आई, ठीक है, और डिवाइड बाय 5,000 करेंगे तो पर मेंबर की निकल जाएगी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अलग से डिवाइड बाय 5,000 करूँगा तो यहीं पर लिख दो, एक ही बात है, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा 9,20,000 डिवाइड बाय 60,000, तो यार है 15.333, है ना, 15.333, ठीक है। तो या फिर आप ऐसा कर लेना, पहले पर मंथ निकाल देना और फिर डिवाइड बाय 5,000 कर देना, तो पर मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी वो, है ना।
तो वही जैसा यहाँ पर कैलकुलेशन करा है वैसे यहाँ पर भी आप 2 पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेकंड रिक्वायरमेंट, है ना। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 पर। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में उन्होंने नेट इनकम पूछी थी आई थिंक, है ना। नेट इनकम फ्रॉम द लाइब्रेरी पर ईयर, ठीक है। तो नेट इनकम फ्रॉम लाइब्रेरी पर ईयर कितनी आएगी। तो क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं रेवेन्यू पर ईयर कितनी हो जाएगी रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू के रिलेटेड तो डिटेल दी हुई थी, कहाँ है, ये रही। ये क्या हो गया इसको, तो क्या डिटेल्स दी थी। 1000 मेंबर्स हैं और 100 रुपये के हिसाब से सब देते हैं अमाउंट, है ना। तो लाइब्रेरी फीस कितनी हो जाएगी वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लाइब्रेरी फीस यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लाइब्रेरी फी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 1000 मेंबर्स हैं इंटू 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 100 पर मंथ तो नहीं था, हाँ पर मंथ था, तो एनम का कितना होगा इंटू 12 कर देते हैं, इंटू 12, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 12 लाख। 1000 इंटू 100 तो एक महीने की सैलरी, एक महीने की फीस है लाइब्रेरी की, तो साल भर की कितनी हुई 1200 होगी ना। तो 1200 इंटू 1000 मेंबर कितना हो जाएगा 12 लाख, है ना। ठीक बात है। अब बढ़ते हैं आगे, ओके। सेकंड और कौन सा आपके पास रेवेन्यू है, कहाँ गया, ये रहा। फाइन कितना मिला है आपको, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इनकम फ्रॉम फाइन कितना आया है, 500 बुक्स लेट जमा हुई हैं, ठीक है। और वो भी कितने कितने दिन, 5-5 दिन लेट जमा हुई हैं, ठीक है। और इनटू एक दिन का 1 रुपया लगता है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक बात है। अब चूंकि ये पर मंथ का है, ये 500 बुक्स जो हैं वो पर मंथ की है ना। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, देखना ऐसा समझ लीजिए आप, 500 बुक्स लेट जमा हुई, ठीक है। तो सबका 1-1 रुपया लगना था, तो 500 रुपया तो लगना ही था। एक दिन अगर लेट करी होती तो पूरी 500 बुक्स एक दिन लेट दी होती तो 500 रुपये का फाइन लग जाता। अब सिंस आपने 5 दिन लेट दी तो 5 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड हो गया ये तो हो गया 1 मंथ का, हमें इसको एनम में कन्वर्ट करना है तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 2500 इंटू 12, ये हो जाएगा 30,000, ठीक बात है, डन। और तो मेरे हिसाब से कोई इनकम थी ही नहीं, 2 ही इनकम थी, एक तो लाइब्रेरी की फीस और दूसरा फाइन, और तो कोई इनकम नहीं थी, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। तो टोटल जो रेवेन्यू हो गया वो कितना हो गया 12,30,000, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इसमें से माइनस कर देंगे खर्चे को, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल रेवेन्यू पर ईयर माइनस टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आई थी, 9,20,000 आई थी ना। तो बस रेड्यूस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 12,30,000 माइनस 9,20,000, ये आ जाएगा आपका 3,10,000, ठीक है, 3,10,000, डन। तो थर्ड रिक्वायरमेंट भी हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है, ठीक है। अब क्या करें साहब, फोर्थ रिक्वायरमेंट और देख लेते हैं। अच्छा, इफ द क्लब फॉलोज अ पॉलिसी दैट ऑल न्यू बुक्स मस्ट बी परचेज्ड आउट ऑफ द लाइब्रेरी रेवेन्यू, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट होना चाहिए सही मायने में कि, और फोर्थ पॉइंट के अंदर ए और बी हो जाएगा, है ना। सो इफ द क्लब फॉलोज अ पॉलिसी दैट ऑल न्यू बुक्स मस्ट बी परचेज्ड आउट ऑफ लाइब्रेरी रेवेन्यू, तो रेवेन्यू नहीं हुआ एक्चुअली इनकम है ना। टेक्निकली रेवेन्यू और इनकम अलग अलग होते हैं, पर ठीक है यहाँ पर उन्होंने सेम जैसे इंटरप्रेट करा है ना। सो सबसे पहले क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेस्ड, है ना। तो ये कैलकुलेट करते हैं अपन।
रिक्वायरमेंट नंबर 4 और उसमें ए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड आउट ऑफ लाइब्रेरी रेवेन्यू या लाइब्रेरी इनकम। ठीक है, तो कितनी आप मैक्सिमम बुक्स खरीद सकते थे? सिंपल है यार, देखना यहाँ एक क्वेश्चन करके अपन क्या करेंगे। आपका इनकम है 3,10,000, 3,10,000 आपका इनकम है जो बचा है खर्चे काटने के बाद, और एक बुक कितने की आती है? 300 रुपये की आती है। तो बताइए कितनी बुक्स आप खरीद सकते हैं? 3,10,000 डिवाइड बाय 300, ये आ रहा है 1033.33। मतलब आप 1,033 बुक्स न्यू खरीद सकते थे उस पैसे से जो आपके पास बचा था। तो यहाँ पर रेवेन्यू नहीं हुआ, रेवेन्यू से तो सब गलत ही हो जाएगा। अब रेवेन्यू तो ऐसे 12,30,000 था, तो रेवेन्यू से आप बुक्स खरीद लोगे तो खर्चे कौन देगा लाइब्रेरी के? भाई सिंपल सी बात है, आप 12,30,000 डिवाइड बाय 300 करो तो बुक्स बहुत सारी आ जाएंगी, समझ रहे हैं आप? 2-5 हज़ार बुक्स आ जाएंगी। तो अभी पूरी बुक्स खरीद लोगे तो ये 9,20,000 का खर्चा कौन देगा, है ना? तो उन्होंने गलती से लिखा रेवेन्यू से कि रेवेन्यू से कितनी बुक खरीद सकते हैं, पर उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला है कि जो भी बचता है उससे आप कितनी न्यू बुक्स खरीद सकते थे, है ना? और यही उन्होंने सॉल्यूशन में करा भी होगा, है ना? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया इसका ए पॉइंट, आप केवल 1,033 बुक्स ही खरीद सकते थे। अब सेकंड में पूछा है कि कितनी एक्सेस बुक्स खरीदी गई। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ एक्सेस बुक्स परचेज्ड, कितनी एक्सेस बुक्स खरीदी गई। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये भाई? एक सेकंड रुकिए, इसको भी थोड़ा यहाँ रख देते हैं। एक्सेस बुक्स कितनी खरीदी गई? तो 1,033 खरीदी जा सकती थी, और आपने खरीदी कितनी है? आपने खरीदी हैं 1,200 न्यू बुक्स। ठीक है, 1,200 न्यू बुक्स खरीदी हैं। सो 1,200 माइनस 1,033, तो कितना आ जाएगा ये? 1,200 माइनस 1,033, ये आ रहा है 167, या फिर 0.33 भी घटाऊँ तो ये आ जाएगा 166.67। इतनी बुक्स आपने एक्सेस खरीदी हैं। खरीदी हैं 1,200, खरीद सकते थे इनकम से केवल 1,033, मतलब 166.67 बुक्स आपने एक्सेस खरीदी हैं। ठीक बात है। अब आखिरी पॉइंट क्या रह गया कि आपको कमेंट करना है, क्या किस बात पर? यहाँ पर लिखा था, हाँ, ऑल्सो कमेंट ऑन द सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द क्लब। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, नॉर्मली लोग इसको समझ नहीं पाते कि क्या करना है इसका। ध्यान से सुनिएगा, है ना? सबसे पहले ये समझिए कि एक मेंबर के नाम पर सब्सिडी कितनी हमें मिल सकती थी। ठीक बात है, एक मेंबर से हमें कितनी सब्सिडी हम ले सकते थे? तो वो उन्होंने बताया था, कितना बताया था? 5 रुपये की सब्सिडी आप ले सकते थे। ठीक है, चलो तो देखो, सुनना ध्यान से। पहली बात, आपने सब्सिडी ली कितनी है पहले ये समझ लेते हैं, है ना? तो सब्सिडी गिवन पर एनम ऑन एक्सेस परचेज, कितनी सब्सिडी दी गई है एक्सेस परचेज के लिए? एक सेकेंड, 166.67 इंटू 300, यही हुआ ना? आपने 300 रुपये के हिसाब से बुक्स खरीदी है ना? देखो ना, ये 300 रुपये की एक बुक खरीदी है और 166 बुक्स एक्स्ट्रा खरीदी हैं, तो कितना रुपया एक तरीके से सब्सिडी के रूप में दिया गया है बुक्स परचेज करने के लिए? 166.67 इंटू 300, तो ये आ रहा है 50,001, है ना? मैं 50,000 ही लिख रहा हूँ उसे राउंड अप करते हुए। तो 50,000 रुपये की सब्सिडी दी गई है न्यू बुक्स खरीदने के लिए। ठीक है, अब सब्सिडी पर
लाइब्रेरी मेंबर कितनी ली गई होगी आप बताइए। 50,000 डिवाइड बाय 1,000। 50,000 रुपये की सब्सिडी ली, तो अगर लाइब्रेरी वाले लोगों से ली होगी तो मतलब आपने 50-50 रुपये सबसे ली होगी। सोच कर देखो, आराम से सोचो। 50,000 रुपये की आपने एक्स्ट्रा बुक्स खरीदी हैं तो कहीं से तो आई होंगी, ठीक बात है। तो कहाँ से आई होंगी? वो सब्सिडी से आई होंगी। तो सब्सिडी 1,000 अगर अपन ने केवल लाइब्रेरी मेंबर से ली होती तो भी 50,000 डिवाइड बाई 1,000, 50 रुपये तो पर मेंबर ली ना अपन ने, है ना। अब एक्चुअली क्या है, उन्होंने ये बताया नहीं है कि कौन से मेंबर्स के हिसाब से जवाब देना है, इसलिए जवाब में दोनों मेंबर्स के हिसाब से दिया गया है ना। तो सब्सिडी पर लाइब्रेरी मेंबर 50 हो जाएगा। और अगर क्लब मेंबर के हिसाब से देखें तो ये ऐसा कुछ होगा, सब्सिडी पर क्लब मेंबर। अगर पूरे क्लब मेंबर्स से ली होगी तो क्लब मेंबर्स तो 5,000 थे, तो 50,000 डिवाइड बाय 5,000, तो फिर कितना कितना 10-10 रुपये सबसे ली होगी अगर सभी से ली होगी तो। अगर लाइब्रेरी वालों से ली होगी केवल तो 50-50 रुपये लिए होंगे, और अगर सारे क्लब मेंबर्स वालों से ली होगी तो 10 रुपये के हिसाब से ली होगी, ठीक है। और सब्सिडी थी क्या वैसे? सब्सिडी पर मेंबर दोनों, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, पर मेंबर एज पर पॉलिसी कितनी थी? 5 रुपये। उन्होंने बताया था कि एक मेंबर से 5 रुपये ही कलेक्ट करना है पॉलिसी के हिसाब से। एक मेंबर के नाम पे 5,000 रुपये की सब्सिडी ही दी जाएगी, है ना, ठीक है। एक मिनट यहाँ स्पेस बना देते हैं थोड़ा सा अपन। कहाँ गया क्वेश्चन? ओके, तो अपन कहाँ पर आ गए थे? हाँ, अपन आ गए थे यहाँ पर, सब्सिडी पर मेंबर 5 रुपये। 5 रुपये लेनी थी। अगर आपने सारी क्लब मेंबर्स वालों से ली होगी तो 10 रुपये के हिसाब से ली होगी, क्योंकि 50,000 रुपये चाहिए थे, तो 5,000 लोगों से 10-10 रुपये ले लो। और अगर लाइब्रेरी मेंबर्स ली होगी तो 50 रुपये पर मेंबर ली हो, है ना। अब देखो, तो क्या इन्होंने गलत करा? गलत करा या यूँ समझ लो जो इन्होंने करा है वो अपन बता रहे हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कमेंट के रूप में? द क्लब हैज़ collected excess subsidy from members by rupees 45, और ये कैसे आएगा? रुपीज़ 50 - 5 लेनी थी और आपने 50 ली है तो 45 रुपये, और ये हो जाएगा पर लाइब्रेरी मेंबर, ठीक है। एंड रुपीज़ 5, और ये कैसे आएगा? यहाँ लिख दे रहा हूँ, ₹10 - ₹5 कलेक्ट करनी थी, आपने 10 रुपये कलेक्ट करी है पर क्लब मेंबर, ठीक बात है। तो जो सब्सिडी टारगेट है वो एक्सीड हो गया है देखा जाए तो। सब्सिडी का अमाउंट लेना क्या था? 5 रुपये पर मेंबर, चाहे वो क्लब मेंबर हो चाहे वो लाइब्रेरी मेंबर हो। आपने क्या करा? अगर लाइब्रेरी मेंबर वालों से बस कलेक्ट करा है सब्सिडी के नाम पे तो 50 रुपये करा है आपने, तो 45 रुपये एक्स्ट्रा लिया है। और अगर आप सारे क्लब मेंबर्स के अकॉर्डिंग देखो तो 10 रुपये पर मेंबर आपने कलेक्ट करा होगा, और 5 कलेक्ट कर सकते थे तो मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा कलेक्ट करा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक बात है। सो ये था हमारा लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस लास्ट पॉइंट थोड़ा सा है जो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि सब्सिडी टारगेट का कैसा क्या है। उन्होंने थोड़ा मतलब एक अजीब तरीके से उन्होंने उसको लिखा हुआ है। बस आप इतना समझ लीजिए कि सब्सिडी का टारगेट था 5 रुपये, और बुक्स खरीदने के लिए सब्सिडी का टारगेट एक्सेस या एक्सीड कर गया है 45 इन केस ऑफ आपका लाइब्रेरी मेंबर्स, और ₹5 इन केस ऑफ क्लब मेंबर्स। ओके, ठीक है। तो इसे यहाँ ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये क्वेश्चन May 19 RTP का भी है, ठीक बात है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर ठीक है, देखते हैं, एक बार कर लेते हैं। अ कंपनी रन्स
अ हॉलीडे होम, ठीक है, फॉर दिस पर्पस इट हैज़ हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। मतलब एक जो कंपनी है वो हॉलीडे होम चलाती है, तो उसने क्या कर रखा है, एक बिल्डिंग रेंट पर ली है और बिल्डिंग का किराया कितना पे करती है, 10,000 पर मंथ, ये तो फिक्स पे करना ही है, प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग। टोटल टेकिंग मतलब यूं समझ लो एक तरीके से रेवेन्यू या सेल्स, कि जो भी आपका रेवेन्यू आएगा उसका 5% हम और लेंगे, ठीक है, ओके। इट हैज़ 3 टाइप ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर्स, ठीक है, तो 3 टाइप के रूम या सूट अवेलेबल कराते हैं वो, सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम, ठीक है, बहुत अच्छा। सिंगल रूम कितने हैं भाई, 100, और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज 100%, हमेशा ये पूरे पूरे ऑक्यूपाई रहते हैं। आज भी इतने सारे लोग भाई सिंगल से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए। डबल रूम्स 50 हैं और 80% ऑक्यूपाई होते हैं। ट्रिपल रूम 30 ही हैं और 60% ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है। द रेंट ऑफ डबल रूम्स सूट इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम। क्या कह रहे हैं, जो डबल रूम का रेंट है वो 2.5 टाइम्स है किसके रेंट से, सिंगल रूम सूट के रेंट से, ठीक है। एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम सूट एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम सूट। मतलब ऐसा समझ लीजिए, सिंगल रूम का किराया यदि ₹1 है तो उससे 2.5 टाइम्स किसका है, डबल रूम्स का। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2.5। अगर ₹1 सिंगल रूम का रेंट है तो डबल रूम का कितना होगा, 2.5। और ट्रिपल रूम का कितना है, बोले जो डबल रूम का किराया है ना उसका भी 2 टाइम्स है, डबल है, तो मतलब कितना हुआ, 5, है ना। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, है ना। सिंगल रूम का किराया ₹1, डबल रूम का किराया उससे 2.5 गुना मतलब 2.5, और ट्रिपल रूम का डबल रूम वाले के किराए से डबल मतलब 2.5 का डबल कितना हो गया, 5, ओके। फिर क्या है, द अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। ये सारे खर्चे दिए हैं, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉफिट @20% ऑन टोटल टेकिंग, मतलब वही रेवेन्यू या सेल्स, उसका 20% प्रॉफिट है। एंड एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। आपसे पूछा है रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट, हर एक सूट का या हर एक टाइप के रूम का आपको रेंट बताना है, ठीक बात है, डन। तो आप पहले ये समझिए कि आपका 5% कहाँ चला जाएगा, 5% चला जाएगा रूम रेंट में। तो यहाँ लिख रहा हूँ रूम रेंट, और यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉफिट, और यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट, और यहाँ लिख रहा हूँ आपकी टोटल टेकिंग का हो आप उसे या रेवेन्यू का हो, ठीक बात है। अब उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट हमें कमाना है टोटल टेकिंग का 20%, तो एक काम करते हैं टोटल टेकिंग को 100 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब रेवेन्यू को 100 मान लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना कमाना है, टोटल टेकिंग का 20%, तो मतलब ₹100 का 20% 20 आ जाएगा, ठीक है। अब रूम रेंट, तो रूम रेंट को उन्होंने बोला है कि फिक्स जो है वो तो ठीक है, टोटल टेकिंग का 5% और लेंगे रूम रेंट, तो ₹100 का 5% कितना, ₹5 यहाँ आ जाएगा। अब आप सोचो टोटल टेकिंग ₹100 है, उसमें 5 का रूम रेंट चला जाएगा, 20 का प्रॉफिट चला जाएगा, इसके अलावा जो कॉस्ट बची वो 75 के बराबर होगी कि नहीं होगी, समझे आप बात को। तो हम पूरी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग रेंट, कौन सा वाला रेंट, 1,20,000 वाला, 10,000 पर मंथ इंटू 12, 1,20,000, ठीक है। वो सारी कॉस्ट, ये वाला नहीं मिला पाएंगे 5% वाला, क्योंकि वो अलग से कंसिडर कर रहे हैं अपन, है ना। सो टोटल टेकिंग 100 है, उसमें प्रॉफिट 20 है, उसमें रूम रेंट 5 है। अब जो बचा वो क्या है, आपका कॉस्ट है, ठीक बात है। तो सारी कॉस्ट को जोड़ेंगे वो 75 के बराबर हुआ, तो उसको डिवाइड बाय 75 इंटू 100 करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। और टोटल रेवेन्यू या टोटल टेकिंग कैलकुलेट हो गया तो उसका 20% प्रॉफिट हो जाएगा, उसका 5% क्या हो जाएगा, रूम रेंट हो जाएगा। वो अलग बात है कि प्रॉफिट और रूम रेंट कैलकुलेट करने को नहीं बोला है उन्होंने तो क्या बोला है आपसे,
रेंट टू बी चार्ज फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सूट, मतलब अपन कस्टमर से कितना रेंट चार्ज करने वाले हैं वो उन्होंने पूछा है। ठीक बात है। इसको रूम रेंट नहीं कहना चाहिए कायदे से, ये क्या है एक्चुअली, ये है आपका बिल्डिंग का रेंट है ना, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग रेंट। तो बिल्डिंग रेंट में चला जाएगा आपका 5 रुपये। रूम रेंट क्या है, अपन अपनी वाले रूम्स के लिए बोल रहे हैं जो अपन रेंट पर दे रहे हैं, तो उससे क्या रेंट हमें मिलेगा, है ना। ओके, ठीक बात है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले कॉस्ट का कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। जो भी खर्चे दिए हैं एक साथ जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ठीक है। कौन कौन से खर्चे हैं, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये तो अपन लिख ही सकते हैं जल्दी जल्दी। स्टाफ की सैलरी है ना, रूम अटेंडेंट की वेजेस, लाइटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, लॉन्ड्री चार्जेस, है ना। मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, एज इट इज़ आपको यहाँ पर कॉपी करना है। इंटीरियर डेकोरेशन और सन्ड्रीज, ठीक है। और इनके अमाउंट्स क्या है फटाफट लिख लीजिए। 14,25,000, 4,50,000, 2,15,000, 1,23,500, 80,500, 74,000 एंड फाइनली सन्ड्रीज का अमाउंट है 1,53,000। इनको कर देते हैं अपन क्या, ऐड, ठीक है। तो ऐड करने पर अमाउंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 25,21,000, ठीक बात है, डन। अच्छा, इसको अभी डन नहीं कर रहा हूँ। 25,21,000 का तो इन केवल ये वाले अमाउंट्स का टोटल आया है। अभी क्या और ऐड करना बाकी है, रूम रेंट, रूम रेंट, ठीक है। रूम रेंट कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 12, ये तो लगना ही है 1,20,000 का। इतना क्लियर है आपको। अच्छा, रूम रेंट बोल रहा हूँ बार बार, ये बिल्डिंग रेंट है एक्चुअली, है ना, बिल्डिंग रेंट, ठीक है। अभी भी रेंट ऐड होना बाकी है, पर ठीक है पहले इतना तो ऐड कर दें। तो ये कितना हो जाएगा इनका टोटल, 25,21,000 प्लस 1,20,000, 25,21,000 प्लस 1,20,000, 26,41,000, 26,41,000। तो यहाँ लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग रेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज। केवल कौन सा वाला खर्चा आप नहीं जोड़ा है, जो परसेंटेज के फॉर्म में अपन देने वाले थे ना, 5% ऑफ टोटल टेकिंग, बस वो नहीं जोड़ा, बाकी सब जोड़ दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्लस बिल्डिंग रेंट, कितना हो जाएगा 5% ऑफ टोटल टेकिंग, ठीक है। और यहां लिख देते हैं प्लस प्रॉफिट एट द रेट 20% ऑन टोटल टेकिंग, 20% ही था ना। अब इनको भी ऐड करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा बताइए आप, हमें मिल जाएगा टोटल टेकिंग का अमाउंट, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ तक हो जाएंगे आपके खर्चे सारे, यहाँ तक हो जाएंगे सारे खर्चे, उसमें प्रॉफिट और ऐड कर दिया तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, टोटल टेकिंग, है ना। ओके, तो समझो ये सबसे बड़ी बात है जो अब बोलने वाला हूँ कि ये 75% के बराबर है, ये अपन ने डिस्कस किया था अभी, ये 75% के बराबर है, ठीक बात है। और ये कितना है, ये 100 है। तो अगर ये 75 है, 26,41,000, तो 100 कितना होगा निकल जाएगा। तो कर देते हैं अपन कैलकुलेट, 26,41,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, या डायरेक्टली डिवाइड बाय 75% करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है।
तो ये अमाउंट आ रहा है आपका 352,133.33 है ना, 0.33। डन। ठीक है, ओके। अब आप चाहें तो जो 5% और 20% है वो दोनों निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है पर ठीक है निकाल देते हैं अपन, है ना। तो 35,21,333 का 5% कितना आएगा, 176066, 176066। और अगर 20% निकालेंगे तो ये आएगा 704266। ठीक है, तो आपका बिल्डिंग का रेंट आ गया यहाँ पर 1,76,066 और प्रॉफिट आ गया 7,04,266। ओके, टोटल टिकिंग हमने निकाल दिया है, 90% काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, उन्होंने पूछा क्या था कि हर एक टाइप के जो रूम है उसका कितना कितना रेंट चार्ज करना है, तो उसके लिए पहले हमें रूम डेज निकालने पड़ेंगे। ठीक बात है, तो चलो अब मेन कैलकुलेशन पर चलते हैं। यहाँ लिखता हूँ वर्किंग नोट 1। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। इनफैक्ट इक्विवेलेंट रूम डेज लिखना चाहिए क्योंकि अपन कन्वर्ट करते हैं ना उन्हें, इक्विवेलेंट रूम डेज। ठीक है, तो देखो क्या करने वाले हैं अपन। सबसे पहले मुझे आप बताओ सिंगल रूम जो हैं, सिंगल रूम है उनका क्या स्टेटस है। तो सुनिएगा ध्यान से, 100 रूम्स हैं, 100 ही थे, हाँ 150 30, और साल भर में दिन कितने लेना है, 360 बोला है क्वेश्चन में। तो रूम इंटू डेज, रूम डेज आ जाएगा, लेकिन ऑक्यूपेंसी का परसेंट कितना है, सिंगल का तो 100% था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36,000। कितना आ जाएगा, 36,000। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन डबल रूम की। ठीक है, डबल रूम का क्या स्टेटस है भाई, रूम कितने थे 50 इंटू 360, तो रूम डेज आ गए, लेकिन उनका ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितना था आपका 80%, तो 80% कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक सेकंड रुकिए, ये आ रहा है 50 इंटू 360 इंटू 50%, ये आ रहा है 9,000। कितना आ रहा है, 9,000। 50, एक बार फिर से कर लेते, 50 इंटू 360 इंटू 50%, सॉरी 80%, तो यार है 14,400। कितना आ रहा है, 14,400। अब समझने की कोशिश करिए, सिंगल रूम वालों से आप कितना रेंट चार्ज करते हैं, 1 रुपया। सिंगल रूम वालों से आप चार्ज करते हैं सपोज 1 रुपया, अपनी बात हुई थी इस पर। तो बताइए डबल रूम वालों से आप कितना चार्ज करते हैं, 2.5 रुपया, ये भी अपनी बात हुई थी। तो अब मुझे क्या करना है, डबल रूम वालों को भी सिंगल रूम वालों में कन्वर्ट करना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि जब आप पूरा जो यहाँ पर है, कहाँ गया अमाउंट, ये रहा, टोटल टेकिंग को जब आप डिवाइड करने जाओगे रूम डेज से, तो अब रूम डेज में एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आप रूम डेज से डिवाइड करके रेंट निकालोगे ना, जैसे आपने यहाँ पर डिवाइड बाय रूम डेज कर दी, तो जो रेंट आएगा ना एक रूम का एक दिन का, वो रेंट किसका होगा, सिंगल वाली रूम का होगा, डबल वाली रूम का होगा या ट्रिपल वाली रूम का होगा, सबका रेंट तो अलग अलग है। समझ पा रहे हैं आप, तो फिर समझ में ही नहीं आएगा कि किसका रेंट है। तो हमें किसी ऐसी यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा जो एक ही हो। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार नीचे अपन या तो सिंगल रूम वाले, मतलब सिंगल रूम डेज से डिवाइड करें, या फिर डबल से करें या ट्रिपल से करें, किसी एक से कर सकते हैं। यूनिट तो किसी चीज़ की एक ही हो सकती है ना। ओके, तो कहाँ गए अपन, हाँ ये है 14,400 आ रहा है ये, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंगल रूम वालों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, और उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रूम डेज। कैसे करेंगे, 14,400 इंटू 2.5, तो ये आ रहा है अगेन 36,000। कोइंसिडेंस है ये, है ना। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब पता है क्या हुआ, या तो इन 14,400 लोगों से
2.5 के हिसाब से ले लो, बोलो यारो। या तो आप 14,400 इंटू 2.5 के हिसाब से ले लो, या फिर एक और तरीका है, आप 36,000 लोगों से, जो अपन ने यहाँ निकाले हैं, 36,000 लोगों से आप 1-1 रुपया ले लो। तो 14,400 इंटू 2.5 करोगे तो भी 36,000 आएगा, और 36,000 लोगों से आप 1-1 रुपया ले लो तो भी 36,000 ही आएगा। समझे आप बात को? सो ये इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं ट्रिपल रूम वालों पर, ट्रिपल रूम सूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होना है भाई, आपके रूम कितने थे, 30 इंटू 360 इंटू इनका ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितना था, 60%, तो 60%, तो ये कितना आएगा आपका 30 इंटू 360, एक सेकेंड, 30 इंटू 360 इंटू 60%, ये आ रहा है 6,480। और इनका रूम रेंट हम कितना लेने वाले थे, 5, है ना। एक रफ आइडिया मैंने दिया था कि अगर सिंगल वालों से 1 तो डबल वालों से 2.5 और ट्रिपल वालों से 5। तो अब मुझे बताइए 6,480 लोगों से 5-5 रुपया ले लूँ मैं, ठीक बात है। तो कितना आएगा 6,480 इंटू 5, ये आएगा 32,400, 32,400, ठीक बात है। और यहाँ मैं इंटू 5 लिख देता हूँ। अब इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब ये हुआ, या तो 6,480 ट्रिपल रूम से, 6,480 ट्रिपल रूम है, ठीक है, उनका किराया 5 रुपये के हिसाब से है, मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितने रुपये आ जाएंगे आपके पास, 32,400 रुपये आ जाएंगे, ठीक बात है। तो मतलब अल्टीमेटली आना कितना है रुपया, 32,400। अगर आपके पास 6,480 ट्रिपल रूम है तो 5 रुपये के हिसाब से इतना रुपया आ जाएगा। अब सोचो कितने सिंगल रूम होंगे कि अपन उनसे इतना अमाउंट ही कलेक्ट कर लें। तो यार सिंगल रूम का किराया तो 1 रुपया ही है, तो मतलब 32,400 रूम ही होना चाहिए। 32,400 सिंगल रूम अगर होंगे और उनसे 1 रुपया उनका रेंट होता है, तो आपके पास 32,400 रुपये आ जाएंगे, है ना। तो कैसे भी बोल दो, या तो आप ऐसे बोल दो कि 32,400 सिंगल रूम है मेरे पास, 32,400 सिंगल रूम है, तो उनसे 1-1 रुपया कलेक्ट करता हूँ तो 32,400 आ जाते हैं। या फिर ऐसा बोल दो कि 6,480 ट्रिपल रूम है, उनसे 5-5 रुपया, मतलब ट्रिपल वाले रूम है, उनसे 5 रुपये के हिसाब से कलेक्ट करते हैं, तो भी अल्टीमेटली कितना आता है, 32,400। सो ये एक लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, ना। ओके, इन सब का कर देते हैं अपन क्या, टोटल। तो टोटल आ रहा है आपका 1,04,400, ठीक है, 1,04,400 रूम डेज। अब क्या करेंगे अपन, उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ और क्या लिख देता हूँ, आपका रेंट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम सिंगल रूम्स, सिंगल रूम सूट्स, कितना आ जाएगा भाई बताइए। ये आ जाएगा आपका 35,21,333, 35,21,333, और डिवाइड कर देता हूँ मैं 1,04,400 से, तो 35,21,333 डिवाइड बाय 1,04,400, ठीक है। तो ये आ रहा है 33.73। अब समझिए ये जो रूम रेंट आया है ये सिंगल वालों का है, क्योंकि आपने डिवाइड किन से करा है, सारे रूम डेज को आपने सिंगल रूम डेज में कन्वर्ट कर लिया था। तो जो रेंट आया है वो भी सिंगल रूम का है, एक रूम का 1 दिन का किराया है। अब डबल में कन्वर्ट करना तो इंटू 2.5 कर दो, ट्रिपल में कन्वर्ट करना तो इंटू 5 कर दो, है ना। सो यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, रेंट फॉर डबल रूम कितना होगा, डबल रूम सूट कितना होगा, 33.73 इंटू 2.5, ठीक है, जितना भी आएगा आप लिख लेना। और फिर रेंट फॉर ट्रिपल रूम सूट, ठीक है, कितना हो जाएगा 33.73 इंटू इनका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो फाइनली आपका ये भी आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो एक हर एक क्वेश्चन में जो कॉमन बात आपको नजर आएगी वो ये कि आपको इक्विवेलेंट
में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना अपन की सपोज मैं 10 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, 10 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और सारे प्रोजेक्ट 50-50% कंप्लीट हो गए, ठीक बात है। तो एक तरीके से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मेरे 5 प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। तो ये बोलने का तरीका है, या तो आप 10 इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट बोल दो, और या फिर आप बोल दो कि 5 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। तो एक ही बात है, 10 प्रोजेक्ट अधूरे हैं, 50-50% हैं वो। तो एक तरीके से बोलो कि कंप्लीट के एंगल में अगर बोलेंगे तो अपन बोलेंगे कि 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, है ना। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको इस टाइप का ये फ्लो दिखाई देता रहेगा, और ओवर द टाइम आपको ये बात अच्छे से समझने भी लगेगी। ओके, चलो तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है। ओके।